Hello everyone, welcome back to the PYQ series of DSSB TGT Natural Science, जिसमें हम कवर कर रहे थे वो एग्ज़ाम जो 27 सितंबर 2018 को हुआ था फीमेल शिफ्ट 1 में। इसमें ऑलरेडी हम 3 पार्ट कवर कर चुके हैं, जिसमें 2 पार्ट हमने केमिस्ट्री के क्वेश्चंस कवर किए थे, एक पार्ट हमने आर एनवायरनमेंट का कवर किया है और आज हम इसका पार्ट 4 देखेंगे जिसमें हम बायोलॉजी के क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज एन एग्जाम्पल फॉर होलोजोइक न्यूट्रिशन? ऑप्शन ए अमीबा, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी फंगी एंड ऑप्शन डी वायरस। यह हमसे पूछा है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म सॉलिड फूड लेता है अपनी और उसका डिकम्पोजिशन बॉडी के अंदर करता है। तो जब ऑर्गेनिज्म सॉलिड फूड लेकर उसका डिकम्पोजिशन बॉडी के इनसाइड करता है उसे क्या कहते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन। और ये होता है अमीबा के अंदर। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट और ऐसा ही होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर, राइट। क्वेश्चन नेक्स्ट, during aerobic respiration the electron transport takes place in which cell organelle? Option A lysosome, option B ribosomes, option C mitochondria and option D Golgi। एक तो यहाँ पर बात की एरोबिक रेस्पिरेशन। देखो रेस्पिरेशन होता है 2 टाइप्स का, एक एरोबिक और एक एनारोबिक। जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है वो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में या लेक ऑफ ऑक्सीजन में होता है वो होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ बात हो रही है एरोबिक रेस्पिरेशन की, तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, राइट। एक चीज़ तो ये याद रखनी है। अब यहाँ पर हमसे पूछा है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो होता है वो किस सेल ऑर्गेनल के अंदर होता है। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है, जो भी हम खाना खाते हैं वो किसकी फॉर्म में स्टोर होगा, बॉडी में ग्लूकोज की फॉर्म में। अब ये ग्लूकोज सबसे पहले जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर जाकर ब्रेक डाउन हो जाता है इसका। तो साइटोप्लाज्म में जो हमारा ग्लूकोज है वो टूट जाता है पाइरूवेट में। तो वो किस में डिकम्पोज हो जाता है, पाइरूवेट में, राइट। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। नेक्स्ट, यही पाइरूवेट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो अलग तरीके से टूटेगा और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो अलग तरीके से इसका डिकम्पोजिशन होता है। फिलहाल हमसे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की बात की जा रही है क्योंकि हमें क्या पूछा है, एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, राइट। तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो पाइरूवेट है वो टूट जाता है CO2 और H2O और ये हमें देता है एनर्जी। और यहाँ से जो हमें एनर्जी मिलती है वो हमें मिलती है 38 ATP की। यहाँ से जो एनर्जी हमें मिलती है वो हमें कितनी मिलती है, 38 ATP की। और ये किस सेल ऑर्गेनल के अंदर होता है ये हमसे पूछा है, ये आपको याद रखना है, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये जो डिकम्पोजिशन होता है पाइरूवेट का CO2 H2O और एनर्जी में, ये कहाँ होता है, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, राइट। तो ये आपको याद रखना, कौन से सेल ऑर्गेनल में होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में। और इसी चीज़ को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। ये जो प्रोसेस हुआ है इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन साइकिल, राइट। तो जब हम बायो का पोर्शन कवर करेंगे तब इसका मैकेनिज्म भी देख लेंगे, या फिर इसी को हम एक और नाम से जानते हैं और इसे हम बोलते हैं क्रेब्स साइकिल, राइट। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर याद रख के चलनी है, क्लियर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट, the ability of a normal human body to maintain a constant internal environment is known as, option A homeostasis, option B peristalsis, option C hematemesis और ऑप्शन डी होम्योस्टेसिस। अब यहाँ हमें पूछा है जो ह्यूमन बॉडी है वो एक कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करके रखती है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं या उस एबिलिटी को क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज होम्योस्टेसिस। तो होम्योस्टेसिस वो प्रोसेस है जिससे जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वो एक इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन करके रखती है। मतलब क्या है, जैसे मान लो समर होती है तो समर में बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू बॉडी, तो हमारी बॉडी स्वेट करती है जिसकी वजह से हमें थोड़ी सी कूलिंग लगती है, राइट। ऐसे ही विंटर्स में हमारी बॉडी शिवर करती है ताकि वो थोड़ी सी हीट जनरेट कर सके और हमारी बॉडी को थोड़ी सी सर्दी कम लगे। जो प्रोसेस होता है बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन करने का, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, होम्योस्टेसिस। इसके आगे लिखा है हेमाटेमेसिस। इसमें क्या होता है, ये होता है वोमिटिंग ब्लड यानी खून की उल्टी होना, वो क्या होता है, हेमामेटेसिस, राइट। उसके आगे लिखा है पेरिस्टाल्सिस। ये होता है हमारा ईसोफेगस का मूवमेंट। ईसोफेगस से जो फूड है वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के थ्रू जाता है स्टमक तक, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, पेरिस्टाल्सिस। एक आता है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस में क्या होता है, ये होम्योस्टेसिस क्या होता है, अगर हमें कोई भी इंजरी हो गई तो उस इंजरी के वक्त जो ब्लड आता है उसकी जो कंट्रोलिंग होती है, कंट्रोलिंग ऑफ ब्लड, उसको क्या कहते हैं हम,
होम्योस्टेसिस, राइट। तो आपको याद रखना है हेमियोस्टेसिस क्या है, होम्योस्टेसिस क्या है। फिलहाल पूछा था ह्यूमन बॉडी जो मेंटेन करती है कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, होम्योस्टेसिस। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल्स सप्लाई ब्लड टू द हार्ट मसल्स। तो कौन से ब्लड वेसल्स हैं जो ब्लड सप्लाई करते हैं हार्ट मसल्स से। तो आपको याद रखना है वो कौन से होते हैं, कॉरोनरी आर्टरीज। ऑप्शन है यहाँ पर कैरोटिड आर्टरीज, कॉरोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरीज एंड जुगुलर वीन्स। तो आपको याद रखना है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन बी, कॉरोनरी आर्टरीज। यहाँ पर एक और दिया है कैरोटिड आर्टरीज। ये क्या होती हैं, ये होती हैं हमारे नेक के, ये ब्लड वेसल्स के पेयर होते हैं जो नेक के साइड्स पर होते हैं, वन ऑन ईच साइड ऑफ नेक। और ये क्या करते हैं, ब्रेन और हेड तक हमारे ब्लड को पहुंचाते हैं। तो ये ब्रेन और हेड तक ब्लड पहुंचाने में हेल्प करती है। उसके बाद आती है पल्मोनरी आर्टरीज। पल्मोनरी आर्टरीज ब्लड को लंग्स तक लेकर जाती है। फिर आती है जुगुलर वीन्स। जुगुलर वीन्स क्या होते हैं, ये 3 पेयर्स होते हैं, 3 पेयर ऑफ वीन्स होती हैं नेक के अंदर। तो हमारी 3 पेयर्स ऑफ वीन्स होती हैं इनसाइड द नेक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि ये ब्लड को रिटर्न करती हैं, यानी ये ब्रेन से ब्लड को वापस लेकर आती हैं। वो कौन सी होती है, हमारी जुगुलर वीन्स। फिलहाल पूछा था हमें कि ब्लड को हार्ट तक लेकर कौन जाता है, तो लेकर कौन जाता है, कॉरोनरी आर्टरी। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस हेल्प द ग्रीन प्लांट्स टू रिमूव एक्सेस वाटर फ्रॉम देम। तो कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिससे जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो रिमूव करते हैं एक्सेस वाटर को फ्रॉम देम। ऑप्शन ए है फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन बी है रेस्पिरेशन, ऑप्शन सी गटेशन और ऑप्शन डी है एसाइवेशन। तो यहाँ पर देखो फोटोसिंथेसिस तो उनका खुद का फूड प्रिपेयर करने का जो मेथड होता है, उस मेथड को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस, जिसमें वो सनलाइट की हेल्प लेते हैं, इसीलिए इस मेथड का नाम होता है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस मेथड से तो वो अपना खुद का फूड प्रिपेयर करते हैं। रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर, जिसमें ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, एनर्जी जनरेट करते हैं। तो क्या करते हैं, जो भी खाना है उसको डिकम्पोज करके विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एनर्जी जनरेट करते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन। उसके बाद आता है एसाइवेशन। एसाइवेशन क्या होता है, फ्लावर्स के अंदर जो सेपल्स और पेटल्स का अरेंजमेंट होता है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, उसे हम क्या कहते हैं, एसाइवेशन। तो एसाइवेशन क्या होता है, सेपल्स और पेटल्स का अरेंजमेंट एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, उसे क्या कहता है, एसाइवेशन। यहाँ पर लास्ट बच गया गटेशन। तो ग्रीन प्लांट्स का जो एक्सेस वाटर रिमूव करने का मेथड होता है, उस मेथड को क्या बोलते हैं, गटेशन। देखो 2 मेथड होते हैं वाटर रिमूव करने के। तो प्लांट से जो वाटर है वो 2 मेथड से रिमूव होता है, एक होता है गटेशन और एक होता है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन मतलब ट्रांसपिरेशन। तो एक इवेपोरेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर ट्रांसपिरेशन। तो 2 मेथड होते हैं, एक होता है गटेशन और दूसरा कौन सा होता है हमारा, ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन में जो इवेपोरेटेड वाटर है वो बाहर जाता है थ्रू स्टोमेटा। तो स्टोमेटा के थ्रू इवेपोरेटेड वाटर का बाहर जाना प्लांट से, उसे क्या बोलते हैं हम, ट्रांसपिरेशन। जबकि गटेशन क्या होता है, गटेशन में जो वाटर लॉस है वो लिक्विड की फॉर्म में होता है। तो जो वाटर लॉस है वो कौन सी फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में, थ्रू पोर्स। और ये जो पोर्स होते हैं इनको हम बोलते हैं हाइडाथॉट्स। तो इनको हम क्या बोलते हैं, हाइडाथॉट्स। तो हाइडाथॉट्स के थ्रू जो वाटर लॉस है वो होता है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, उसे हम क्या बोलते हैं, गटेशन, राइट। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जाता है गटेशन। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट्स आर इसेंशियली यूरिकोटेलिक। ऑप्शन ए एव्स, ऑप्शन बी मैमल्स, ऑप्शन सी एम्फीबियंस और ऑप्शन डी फिशेस। यहाँ पूछा है यूरिकोटेलिक कौन से होते हैं। यूरिकोटेलिक भाई वो होते हैं जो अपना एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट यूरिक एसिड देते हैं। तो जिनका एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट यूरिक एसिड होता है वो यूरिकोटेलिक होते हैं। और यूरिक एसिड होता है एव्स का, यानी बर्ड्स का। तो जो बर्ड्स होते हैं उनका जो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट होता है वो कौन सा होता है, यूरिक एसिड। इसमें बर्ड्स आ गए हमारे, इंसेक्ट आते हैं, रेप्टाइल्स आते हैं। तो ये यूरिक एसिड देते हैं एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, और उन जो यूरिक एसिड देते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, उन्हें हम क्या कहते हैं, यूरिकोटेलिक। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, एव्स, राइट। नेक्स्ट, व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ GFR इन अ अडल्ट ह्यूमन बीइंग। ऑप्शन ए है 90 to 120 mg पर मिलीलीटर, 140 to 180 mg पर मिलीलीटर, 200 to 240 mg पर मिलीलीटर और ग्रेटर देन 250 mg पर मिलीलीटर। देखो GFR होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ये होता है, ये चेक करने के लिए कि हमारी किडनीज कितने अच्छे तरीके से काम कर रही हैं। तो हमारी किडनी की वर्किंग चेक करने के लिए
जो टेस्ट होता है वो क्या होता है GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। और ये अडल्ट ह्यूमन बीइंग में कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 90 से 120 mg पर मिलीलीटर। तो इसकी जो रेटिंग है वो कितनी होती है, 90 to 120 mg पर मिलीलीटर। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व इज द लार्जेस्ट इन ह्यूमन बींग्स। देखो क्रेनियल नर्व्स क्या होते हैं, ये 12 पेयर ऑफ नर्व्स होते हैं, 12 पेयर ऑफ नर्व्स इन बैक ऑफ द ब्रेन। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं कि ये ब्रेन से निकलने वाली 12 पेयर नर्व्स होती हैं, 12 पेयर होते हैं, 12 पेयर। और ये ऐसे रोमन न्यूमेरल में होते हैं, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th और 12th, राइट। अब इसमें पूछा है इसमें से सबसे बड़ी क्रेनियल नर्व कौन सी होती है। वैसे तो जब हम बायो वाला पार्ट करेंगे तब एक एक नर्व का फंक्शन करेंगे, फिलहाल हमें बस क्वेश्चन डिस्कस करने हैं तो बता देती हूँ। इसमें जो सबसे बड़ी नर्व होती है वो 5th नर्व होती है। तो जो सबसे बड़ी नर्व होती है वो कौन सी होती है, 5th, जिसका नाम होता है ट्राइजेमिनल नर्व। तो जो 5th नर्व होती है वो हमारी सबसे लार्जेस्ट होती है, जिसका नाम होता है ट्राइजेमिनल नर्व। ठीक है, ये हमारी सबसे बड़ी होती है, ट्राइजेमिनल नर्व, ये सबसे बड़ी होती है। इसमें ये 12 पेयर्स होते हैं ब्रेन के अंदर नर्व्स के, जिन्हें क्या कहते हैं, क्रेनियल नर्व्स। और इन्हीं की वजह से हम टेस्ट, स्मेल, हियर और फील सेंसेशन कर पाते हैं। तो जो सबसे बड़ी होती है ट्राइजेमिनल नर्व, 5th नर्व, इसकी वजह से हम फेस और चिक्स में सेंसेशन फील कर पाते हैं। जॉ मूवमेंट्स भी हम इसी की हेल्प से कर पाते हैं। तो जो हम फेस, चिक्स में मूवमेंट फील करते हैं, सेंसेशन फील करते हैं, वो किसकी वजह से फील करते हैं, ट्राइजेमिनल नर्व्स की वजह से। और जो हम जॉ मूवमेंट्स कर पाते हैं वो भी हम किसकी वजह से कर पाते हैं, ट्राइजेमिनल नर्व्स की वजह से, राइट। तो आपको याद रखना है सबसे बड़ी नर्व कौन सी होती है, ट्राइजेमिनल नर्व, और ये कौन सी होती है, 5th। और सबसे छोटी बता देती हूँ, सबसे छोटी होती है 4th, सबसे छोटी होती है 4th, जिसे हम बोलते हैं ट्रोक्लियर नर्व। तो जो हमारी 4th नर्व होती है वो सबसे छोटी होती है, स्मॉलेस्ट ट्रोक्लियर नर्व, राइट, जिसकी वजह से हम आइस का मूवमेंट कर पाते हैं। तो जो आइस की मूवमेंट है वो ट्रोक्लियर नर्व्स की वजह से होती है, और ये सबसे छोटी होती है, सबसे बड़ी 5th होती है ट्राइजेमिनल नर्व, राइट। नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वर्निक्स एरिया इन ह्यूमन बींग्स। देखो वर्निक्स एरिया होता है, ये होता है रीजन ऑफ ह्यूमन ब्रेन, यानी ये ह्यूमन ब्रेन में होता है इन द लेफ्ट हेमिस्फेयर। तो ये लेफ्ट हेमिस्फेयर ऑफ ब्रेन में प्रेजेंट होता है। और ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, मोटर न्यूरॉन्स होते हैं जो हेल्प करते हैं कॉम्प्रीहेंशन ऑफ स्पीच में। तो इसका मेन जो फंक्शन होता है वो कॉम्प्रीहेंशन ऑफ स्पीच होता है। इसमें लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन आता है, यानी ये वर्ड इंटरप्रिटेशन में हमारी हेल्प करता है, क्योंकि उसी से हम स्पीच का कॉम्प्रीहेंशन कर पाएंगे। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, वर्ड इंटरप्रिटेशन में ये हमारी हेल्प करता है, राइट। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट सर्टेन फिनोमेना इन प्लांट्स। इसमें से बताना है कौन सा गलत है। ऑप्शन ए है फोटोसिंथेसिस एड्स ऑक्सीजन टू द एटमॉस्फेयर। ऑप्शन बी है अपवर्ड ग्रोथ ऑफ प्लांट शूट इज सीन इन नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। सी है अपवर्ड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इज सीन इन पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। एंड ऑप्शन डी है रेस्पायरेशन एट CO2 टू द एटमॉस्फेयर। देखो ऑप्शन ए दिया है फोटोसिंथेसिस एड्स ऑक्सीजन टू द एटमॉस्फेयर, ये तो करेक्ट है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस प्लांट्स का खुद का फूड प्रिपेयर करने का जो मेथड होता है उसे हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। उसमें प्लांट क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। तो वो अपना खुद का फूड प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। उसमें वो क्या करते हैं, O2 रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का एडिशन होता है एटमॉस्फेयर में, और उसी ऑक्सीजन को हम लेते हैं एज ब्रीदिंग गैस, राइट। तो ये तो करेक्ट ऑप्शन है। और हमसे पूछा है इसमें से फॉल्स कौन सा है, तो ये तो करेक्ट है, तो ये तो इसका आंसर नहीं है। उसके बाद ऐसे ही ऑप्शन डी है एक, रेस्पायरेशन एट CO2 टू द एटमॉस्फेयर। रेस्पायरेशन क्या होता है, रेस्पायरेशन होता है ह्यूमन बींग्स की बॉडी में, जिसमें वो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। और क्या करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था ये वाला, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या करते हैं, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन पहले पाइरूवेट में, और फिर पाइरूवेट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टूट जाता है CO2 H2O और एनर्जी में। इसकी वजह से एनर्जी जनरेट होती है, और CO2 का एडिशन होता है एटमॉस्फेयर में, ये भी करेक्ट है, तो ये भी इसका ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर आता है अपवर्ड ग्रोथ ऑफ प्लांट शूट इज सीन इन नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, और ऑप्शन सी है अपवर्ड ग्रोथ ऑफ प्लांट इज सीन एज पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। देखो जियोट्रॉपिज्म होता है रिस्पॉन्स टूवर्ड्स ग्रेविटी। तो जो प्लांट्स का रिस्पॉन्स होता है ग्रेविटी की साइड, रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी,
वो क्या होता है, जियोट्रॉपिज्म। जियो को जी से याद रखना, जी फॉर ग्रेविटी, जी फॉर जियोट्रॉपिज्म। तो जियोट्रॉपिज्म होता है मूवमेंट या रिस्पॉन्स टूवर्ड्स ग्रेविटी। अब क्या होता है, अगर ये प्लांट है और ये इसके रूट्स हैं, तो रूट्स तो नीचे की साइड बढ़ते हैं और जो सूट पार्ट है वो ऊपर की साइड ग्रोथ करता है, यानी वो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है। तो अगर ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है तो वो नेगेटिव मूवमेंट हुआ, और अगर नीचे की साइड जा रहा है तो वो पॉजिटिव मूवमेंट हुआ। इसका मतलब जो रूट्स होते हैं, रूट्स वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिस शो करते हैं, पर जो सूट पार्ट होता है यानी अपर पार्ट ऑफ द प्लांट वो कैसा जियोट्रॉपिस शो करता है, नेगेटिव। तो अपवर्ड ग्रोथ ऑफ प्लांट सूट इज सीन इज नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, ये भी करेक्ट है। हमसे पूछा इसमें फॉल्स कौन सा है, तो फॉल्स कौन सा होगा, सी इज फॉल्स, और यहाँ पर फॉल्स ही पूछा है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अपवर्ड ग्रोथ जो है वो नेगेटिव होती है क्योंकि वो ग्रेविटी के अगेंस्ट होती है, डाउनवर्ड ग्रोथ पॉजिटिव होगी क्योंकि वो ग्रेविटी के साइड पर होगी, राइट। नेक्स्ट, अमाइलिन इज अ हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम which of the following? Option A, alpha cells of islets of Langerhans of pancreas, beta cells of islets of Langerhans of pancreas, delta cells of islets of Langerhans of pancreas, and option D है neurohypophysis of pituitary gland। देखो यहाँ पर अमाइलिन हार्मोन की बात हुई है और एक यहाँ पर आइलेट ऑफ लंगर ऑफ पेनक्रियाज की बात हो रही है। देखो पेनक्रियाज जो है ना वो एक क्लस्टर ऑफ सेल्स उससे निकलते हैं, यानी उसमें क्या होते हैं, आइलेट ऑफ लंगर हेंस ऑफ पेनक्रियाज, उसे हम बोलते हैं जो क्लस्टर ऑफ सेल्स होता है। ये थोड़ा सा याद रखना। इसमें क्या होते हैं, 4 तरह के सेल्स होते हैं। सबसे पहले होते हैं अल्फा सेल्स। जो अल्फा सेल्स होते हैं उससे जो हार्मोन सीक्रेट होता है वो होता है ग्लूकागॉन। तो ग्लूकागन जो होता है वो किससे सीक्रेट होता है, अल्फा सेल से। फिर आते हैं हमारे बीटा सेल्स, और बीटा सेल से जो सीक्रेट होता है ना वो इंसुलिन होता है और अमाइलिन होता है। तो इंसुलिन और अमाइलिन जो होता है वो किससे सीक्रेट होता है, बीटा सेल से। और ये भी आपको याद रखना है, ये 100:1 में होता है, यानी अगर 100 यूनिट इंसुलिन सीक्रेट हो रहा है तो 1 यूनिट ही अमाइलिन सीक्रेट होगा, राइट। फिर आते हैं डेल्टा सेल्स। डेल्टा सेल्स से जो सीक्रेट होता है वो होता है सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। सोमेटोस्टेटिन जो है वो किससे सीक्रेट होता है, हमारा डेल्टा सेल से। एक और आते हैं पी सेल्स। पी सेल्स होते हैं इनहिबिटर ऑफ सोमेटोस्टेटिन, इनहिबिटर ऑफ सोमेटोस्टेटिन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब इसमें हमें पूछा है कि अमाइलिन कहाँ से सीक्रेट होता है, तो अमाइलिन कहाँ से सीक्रेट होता है, बीटा सेल्स ऑफ आइलेट ऑफ लंगरहैंस ऑफ पेनक्रियास। और इसके साथ साथ बीटा सेल से एक और हार्मोन सीक्रेट होता है, वो कौन सा होता है, इंसुलिन। ये दोनों 100:1 में सीक्रेट होते हैं, राइट। तो ये आपको याद रखना है। हमसे पूछा था अमाइलिन, अमाइलिन किससे सीक्रेट होता है, बीटा सेल्स ऑफ आइलेट ऑफ लंगरहैंस ऑफ पेनक्रियास। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज डिवॉइड ऑफ डक्ट्स। ऑप्शन ए है लीवर, ऑप्शन बी है पेनक्रियास, ऑप्शन सी है थायराइड ग्लैंड, ऑप्शन डी है हमारा सलेवरी ग्लैंड। तो इसमें हमसे पूछा है डिवाइड ऑफ डक्ट, मतलब इसमें से डक्टलेस ग्लैंड कौन सी है। तो आपको याद रखना है जो डक्टलेस ग्लैंड है वो है हमारी पेनक्रियास। पेनक्रियास एक डक्टलेस ग्लैंड होती है, सो ऑप्शन बी है इसका करेक्ट। तो ऑप्शन बी क्या है इसका, पेनक्रियास। और पेनक्रियास हमारी कैसे होती है, पेनक्रियास होती है हमारी डक्टलेस ग्लैंड। ठीक है, क्लियर। आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस करेंगे हम। बाकी के बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन और बच गए हैं, उन्हें हम नेक्स्ट टाइम पे कवर करेंगे। आई होप आपको ये वाला टॉपिक समझ आया होगा, ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो आप उसे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।